चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच गए हैं और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया। अपने प्रचार के दौरान योगी गाड़ी रोककर लोगों से मिले और वोटर से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के मेरठ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं, क्योंकि सबसे पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। मेरठ की इसी गली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से वोट मांगा। आपसे भी मुलाकात किया मुख्यमंत्री ने? हाँ जी। क्या बोला? बस बोलने की बात करने की तो टाइम नहीं है, उन्होंने बस आशीर्वाद दे दिया बच्चे को, यही सब पूछा। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार पहली बार हम तो पुराने आदमी हैं, इनके पहले से बीजेपी। हाँ, तो ये देखिए, ये वही गली है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। यहाँ पर भी आए थे मुख्यमंत्री? यहाँ पर भी आए थे। कुछ बोला? नहीं, ऐसा कुछ भी आए थे, उन्होंने वोट के लिए बोला वी फील वेरी डिलाइटेड व्हेन ही केम हियर। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ही आस्क्ड फॉर वोट एंड वी प्रॉमिस। पहली बार मुलाकात हुई है? या दिस इज माय फर्स्ट टाइम वी हैव। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ये किए हैं। क्या आपके पास भी आए थे मुख्यमंत्री? हाँ जी, हमारे पास भी आए। तो कुछ वोट मांगा है, कुछ बोला है उन्होंने? हाँ, ये अमित अग्रवाल है, इनके लिए कहा है उनको सपोर्ट करना। तो कैसा लगा मुख्यमंत्री से मिलकर? अच्छा लगा, पहली बार मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे आए। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रवि सिंह का, जो इस वक्त मेरठ में ही मौजूद हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। रवि, हमेशा हम चुनावों में देखते थे, क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव होते थे तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आते थे, बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते थे, वापस लौट जाते थे। लेकिन इस बार बेशक कोरोना की वजह से ही सही, लेकिन जनता से सीधा संवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री आपके घर के दरवाजे पे आए और आपसे वोट मांगे, ये एक अलग अनुभव है। तो क्या तस्वीरें आप वहां पे देख पा रहे हो, लोगों के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं? इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अक्सर छोटे भी चुनाव जब होते हैं तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा भी कोई नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, बड़ी रैलियों में लोगों को संबोधित करते हैं। लेकिन ये चुनाव थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप कोरोना की बात करें या चुनाव आयोग की पाबंदियां या कुछ मजबूरी हो, इस गली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के पहले आए थे। सबसे पहले एक अस्पताल में गए, वहां पर उन्होंने दौरा किया। इसके बाद यहाँ पर कंकर खेड़ा इलाका है मेरठ का, इस जगह पर आए। इसी गली में लोगों से एक एक घर जाकर उन्होंने जहां तक हो सकता था, क्योंकि पूरे सूबे की जिम्मेदारी उनके पास में है, तमाम लोग जो कैंडिडेट हैं उनकी जिम्मेदारी उनके पास में है लोगों को जिताने की। तो ऐसे में यहाँ पर पहुंचे और लोगों से जो घर घर जाकर वोट मांगे, जो जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन जिसको कहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। क्या बोले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी ने कहा अमित अग्रवाल जी खड़े हैं, आप इनको वोट दीजिए, सफल बनाइए। हाँ, इस गली में कभी आए थे पहले? नहीं, ये फर्स्ट बार है उनका। आप बताइए। पहली बार आए हैं मुख्यमंत्री जी। आप बताइए। नहीं सर, से मिले आप? हाँ सर। हाँ, कुछ कहे हो? हाँ, उन्होंने बोला प्रचार किया उसके लिए, वोटिंग के लिए, वोट देने के लिए उन्होंने प्रचार किया। और हमें बहुत अच्छा भी लगा कि वो आया हमारे यहाँ। आप बताएं मैम। हाँ, वो हमारे घर आए और उन्होंने बोला कि हमें वोट जरूर देना और हमें सफल बनाना। आप बताइए। मेरठ में कंकरखेड़ा में पहली बार मुख्यमंत्री आए और यहाँ के जितने भी समाज, हिंदू समाज के लोग हैं, 2014, 17, 19 की तरह 22 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और जो गठबंधन है, गठबंधन तो पता नहीं टाइटा फिश हो गया कब का। आप भी मानते हैं? की बात हाँ जी, मैं भी यहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। योगी जी पहली बार मेरे अखिलेश और जयंत भी घूम रहे हैं। उनके घूमने से क्या है, उन्हें घूमने से उनका कुछ नहीं होगा। वोट तो सिर्फ बीजेपी को जीवो जी। क्यों, काम किया है बीजेपी ने? बिल्कुल सर, काम किया है। क्या काम नहीं किया सर? मेरठ हाईवे बनाया है आपका, इधर एक और मेरठ से दिल्ली से मेरठ हाईवे बन चुका है, दिल्ली से देहरादून हाईवे बन रहा है, इलाहाबाद से के लिए हाईवे बन रहा है, मेरठ से इलाहाबाद हाईवे बन रहा है। इतना काम किया है, आप सड़कें देख लो कितनी साफ है। आप बताइए। हाँ, मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, उन्होंने अमित अग्रवाल जी के लिए वोट का निवेदन किया है और यहाँ पर सब लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम तो किया, इसलिए सब लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही रहेगा। अच्छा,
जी, ये तमाम ऐसे लोग हैं और खास करके दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया, क्योंकि मेरठ में हम लोग मौजूद हैं और मेरठ में मुख्यमंत्री आए तो दिल्ली को सीधा कनेक्ट करता है मेरठ एक्सप्रेसवे। एक बड़ा काम हुआ था इस सरकार में, उसका जिक्र किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही, तो तमाम लोग ऐसे हैं यहाँ पर मुझे जो इस गली में मुख्यमंत्री पहली बार आए हैं, क्योंकि तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं, सबके लिए वोट मांगना है तो हर जगह पहुंचना भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में तमाम लोग हैं वो मिलकर खुश हुए हैं और अपने अपने दावे वोटर्स के तो अलग हैं ही। और रवि, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरे से पहले एक ट्वीट भी किया था और कानून व्यवस्था का जिक्र उन्होंने किया था और कहा था कि फर्क साफ है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों की रिएक्शन 2017 से पहले मेरठ में कानून व्यवस्था कैसी थी और आज कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। महिलाओं से सीधा बात करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो भी आप कह लीजिए, वो सबसे ज्यादा महिलाओं पर असर पड़ता है। यह बताइए कि जो कानून व्यवस्था की बात है और मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया, उन्होंने बयान दिया और उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। आप मानती हैं कि इस सरकार के पहले स्थिति खराब थी? हाँ, थोड़ा था, लेकिन अब थोड़ा वही ये है कि अच्छा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कानून व्यवस्था पहले से सही हुई है? नहीं, अच्छी हुई है अब कानून व्यवस्था। पहले क्या दिक्कत होती? पहले तो बहुत ज्यादा मतलब गुंडाराज था पहले तो। आप बताइए। गुंडागर्दी थी, चोरी डकैती थी, अभी कुछ नहीं है। अभी पुलिस भी बिल्कुल आप कहीं ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। यहाँ मेरठ में आने से पहले लगातार उनके कई ट्वीट आए जिसमें उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था पहले बहुत ज्यादा खराब थी बीजेपी की सरकार से पहले। बिल्कुल सर, मानते हैं? बिल्कुल सर, दिखता है वो। आप बताइए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी के आदेश अनुसार सोतीगंज को बंद करा दिया, जो कि बहुत बड़ा चोर बाजार था। तो व्यवस्था तो सुधर रही है, गुंडाराज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक दिन समाप्ति की तरफ जाएगा। स्थिति बदलेगी, सब लोग खुश रहेंगे। पहले महिलाओं के जो उत्पीड़न होते थे उसमें मुकदमे तक पंजीकृत नहीं होते थे सपा की गवर्नमेंट में। आज देखिए मुलजिम, अभी ब्रह्मपुरी में हुआ एक मामला रेप का, 4 विधर्मी थे, मुस्लिम आरोपी थे, चारों के चारों जेल में गए। आप मानते हैं कि पहले से कानून व्यवस्था सही है? बहुत सही है। इसके पहले की सरकार में गुंडाराज पूरा था। क्या दिक्कतें होती? पहले तो बहुत दिक्कत थी, सारी दिक्कत थी। अब क्या है? अब तो कुछ भी नहीं है, सुख शांति है, शांति से अमन चैन से जी रहे हैं, सब रह रहे हैं। यहाँ पे तो तमाम लोग हैं। एक घर में और भी हम चलते हैं, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर भी आपके पास भी आए थे क्या मुख्यमंत्री? हाँ, यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन इस गली में आए थे। आप मानती हैं कि कुछ पहले से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? हाँ, मानती हूं। जी। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले कोई सुनता तो था नहीं। हाँ। सबको अपना अपना प्रिपरेशन होती थी सबकी। हाँ। लेकिन अब ये है, अब गर्ल्स के उसमें, वुमेन्स उसमें सेफ्टी में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा जी। तो पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं उत्तर प्रदेश की महिलाएं, बेटियां, और एक बहुत बड़ा मुद्दा, और बीजेपी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से भी उठा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आया है, सड़कें, हाईवेज बने हैं, इसके अलावा कानून व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। बिल्कुल, हर चुनाव प्रचार में यही कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर हुई है, फर्क साफ है। ये बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा नारा यहां पर दिया है। वहीं योगी के स्वागत में मेरठ की महिलाओं ने स्वागत गीत गाया, उन पर फूलों की बौछार की। मोदी मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जहां मेरठ में चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने आज संभाल रखी है। वहीं अमित शाह उत्तराखंड में, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार की शुरुआत की, घर घर जाकर वोटर के साथ संवाद किया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। तो आप देख सकते हैं कि बेशक ये कोरोना की वजह से हो रहा है कि बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं, रोड शो की भीड़ नहीं है, रैलियों का शोर नहीं है, लेकिन इससे एक बात जो बहुत सकारात्मक निकल कर आ रही है वो ये कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जनता से उनका सीधा संवाद हो रहा है। यानी जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता को इस सरकार से क्या फायदा मिल रहा है, ये संवाद डोर टू डोर नेता उनके घर जाकर कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यूपी के मेरठ से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 1 रैंक 1 पैसेंजर का मसला हम समाप्त। 1972 से ये डिमांड चली आ रही है, कोई कुछ नहीं। कांग्रेस की तीसरी
पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया। आपने जो सुरक्षा की, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं सबको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का मोर्चा। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन करें। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और भूमिका देखकर अवाचक दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर। तो चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको मेरठ से दिखा रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि सिंह लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। रवि, क्योंकि अब हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरठ में तो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनको तो बड़ा सरप्राइज एलिमेंट लग रहा है कि मुख्यमंत्री हमारे घर के दरवाजे पे आए, नॉक किया, हमसे वोट मांगा। ये कितना फर्क डालता है इन चुनावों में कि खुद मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, खुद नेता जो हैं वोट मांग रहे हैं, विधायक उनके साथ हैं, चीफ मिनिस्टर उनके साथ हैं। ये बदलाव कितना फर्क आएगा चुनावों में? बिल्कुल, लोगों से ही हम बात करते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों से ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री खुद आते हैं तो कितना असर पड़ता है? सर बहुत असर पड़ता है। मैंने अभी कुछ लोगों का देखा है जो पहले किसी और को वोट देना चाहते थे, जैसे बसपा में या कांग्रेस में कहीं और, उनका जो परसेप्शन होता है आपकी बीजेपी पार्टी के प्रति वो चेंज हुआ है और अब वो बीजेपी को देना चाहते हैं वोट। मतलब मुख्यमंत्री के आने के बाद रुझान बदल जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलता है रुझान। मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री खुद पैदल गलियों में घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। बहुत ये बताइए कि आपने भी मुलाकात किया है सीएम से? नहीं मिल पाई? साथ में थी पर भीड़ की वजह से मिल नहीं पाई। अच्छा, भीड़ की वजह से नहीं मिल पाई। आप बताइए, आप इसी गली में रहते हैं? हाँ जी, इसी में रहते हैं। मुलाकात हो पाई? मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री खुद आए यहाँ पर, क्या असर पड़ता है चुनाव में? बड़ा असर पड़ता है। किस तरीके? मतलब जो लोग ना भी देना चाह रहे थे उनका भी विचार बदल गया। वोट जो है मुख्यमंत्री जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डोर टू डोर आ रहे हैं, घर घर अब वोट मांगने आ रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, और उनके घर जाने का असर पड़ता है? शासन काल का असर पड़ता है। बहुत अच्छा लगा सबको यहाँ पर, सब खुश भी हैं। जिनके वोटिंग नहीं थी उनके भी वोट बढ़ गए हैं, सब खुश हैं। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल। शासन काल में तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। नहीं तो मेरठ ऐसा है जिसमें 10-10 दिन 15 दिन तक कर्फ्यू लगा रहता था। एक समय होता है लोग सरकार के पास जाते हैं। आज सरकार आपके घर आ रही है, भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन आज तो सरकार है, सरकार आपके घर आ रही है और इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो भगवान ही आने बाकी है। देखिए, असर उसका इसलिए पड़ता है क्योंकि खुद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आम लोग हैं जो मुख्यमंत्री से डायरेक्टली मिल नहीं पाए थे। और एक बार तस्वीरें भी आगे दिखाते चलें कि किस तरीके से मेरठ की गलियों में प्रचार हो रहा है और मुख्यमंत्री के जाने के बाद की तस्वीरें। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत असर पड़ता है जिस जगह पर, जिस इलाके में और जिस कैंडिडेट के लिए खुद मुख्यमंत्री और बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ का, यहाँ पर खुद आए। और तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं कि तमाम दूसरी पार्टियों के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उनके मन में जरूर इस बात को लेकर है कि जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए, घर घर वोट मांगे, तो इसी तरफ रुझान उनका देखने को मिल रहा है। और रवि, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? ये तो देख लिया कि मेरठ की गलियों में वो वोट मांगकर निकल गए हैं, आगे उनका क्या कार्यक्रम है सीएम का?
सीएम का आज पूरे दिन का कार्यक्रम, चाहे वो मेरठ में हो या फिर हस्तिनापुर में हो, इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर भी जाएंगे जो हापुड़ के इलाके में पड़ता है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं उस जगहों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही ऐसी तमाम जो सीटें हैं, सबसे पहले इसी जगह पर चुनाव है फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज की जो सीटें हैं उस पर तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश है कि सबसे पहले इनके वोटरों को साधने की और इनसे जनसंपर्क बढ़ाने की। आगे चल के चुनाव आयोग की तमाम कुछ ढील मिल सकती है जब चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 10 तारीख के बाद दूसरे फेज की होगी, तीसरे फेज की होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे पश्चिमी से उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे। तो हो सकता है कि रैलियां ज्यादा बड़ी संख्या में हो सके, लेकिन अभी तो घर घर जाके तमाम नेता या मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पूर्वांचल के 91 उम्मीदवारों के नाम है। इलाहाबाद वेस्ट से सिद्धार्थ नाथ सिंह को टिकट दिया गया है, वो यहां से सिटिंग विधायक है। वहीं इलाहाबाद दक्षिण से ननंद कुमार को टिकट यहां पर दिया गया है, वो भी यहां से सिटिंग एमएलए, कल ही बीजेपी में शामिल हुए। राकेश सचान को भोगनीपुर से मौका दिया गया है। वहीं बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया है। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर अखिलेश मिश्रा को बीजेपी ने मौका दिया है। वहीं देवरिया से शलम मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। प्रवक्ता भी हैं, तमाम डिबेट्स में आप उनको देखते होंगे और मीडिया एडवाइजर भी रहे सीएम योगी आदित्यनाथ को। उनको इस बार देवरिया से टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। पूर्वांचल के उम्मीदवारों के नाम इस 6ठी लिस्ट में जारी किए हैं। कौन कौन से नाम हैं वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। हालांकि इसमें कई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हैं। भोगनीपुर से राकेश सचान जो अभी भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको भी यहां पर मौका दिया गया है। नागेश प्रताप सिंह, इनको मौका दिया गया। सिद्धार्थ नाथ सिंह, इनको इलाहाबाद वेस्ट से मौका दिया गया। वहीं से वो सिटिंग विधायक हैं। अयोध्या को लेकर जो पहले सस्पेंस बना हुआ था वो भी दूर हो गया। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर बड़ा आरोप यहां पर सरकार पे लगाया है और कहा है कि बिना वजह मेरा हेलीकॉप्टर रोका गया, मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि यह बीजेपी की हताशा भरी साजिश है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पे यहां पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे हेलीकॉप्टर को रोका गया है, मुजफ्फरनगर जा रहे थे लेकिन उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया और उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। ट्वीट कर अखिलेश यादव ने यहां पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर जा रहा था लेकिन उससे पहले ही मेरे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। हालांकि देखना यह है कि सरकार इस आरोप पर क्या जवाब देती है, क्या रिएक्शन यहां पर सामने आता है। लेकिन फिलहाल यहां पर वार और पलटवार चुनावों से पहले लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव पर बड़े अटैक किए थे ट्वीट के जरिए और अब यहां पर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर के साथ यहां पर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो मुजफ्फरनगर जा रहे थे लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, उड़ान नहीं भरने दी गई। तस्वीर के साथ आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर अखिलेश यादव के पीछे है। हालांकि वजह क्या रही है इस पर अभी कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की गई है सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल वार और पलटवार सियासत में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान है। एक तरफ जुबानी जंग चल रही है सियासत में, दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर बड़ा प्रहार करते हुए और आरोप लगा रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है। मुजफ्फरनगर वो जा रहे थे लेकिन उससे पहले ही उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने नहीं दी गई। उन्होंने ये तस्वीर भी ट्वीट की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर अखिलेश यादव के पीछे खड़ा हुआ है, आगे अखिलेश यादव हैं। ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि ये बीजेपी की हताशा है, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोका गया है, मुजफ्फरनगर जा रहा था लेकिन मुझे रोका गया।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर जो आज की है, बीजेपी ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पूर्वांचल से ये नाम है सिद्धार्थ नाथ सिंह, इनको इलाहाबाद वेस्ट से टिकट दिया गया है। ये सिटिंग विधायक हैं वहां के, यानी दोबारा बीजेपी ने सिद्धार्थ नाथ सिंह को मौका दिया है। योगी सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं इलाहाबाद दक्षिण की बात करें तो यहां से ननंद कुमार को टिकट दिया गया है, वो भी यहां से सिटिंग एमएलए हैं। कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे राकेश सचान, उनको भोगनीपुर से मौका दिया गया। वहीं अयोध्या की बात करें, जहां पहले अटकलें लग रही थी कि शायद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अब यह खबर आई है कि अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को ही टिकट दिया गया, यानी उन्हें एक बार फिर यहां पर मौका मिला है। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में अखिलेश मिश्रा को, वहीं देवरिया की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप इन्हें डिबेट में देखते होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के ये एडवाइजर भी हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि 91 उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी रवि सिंह का, जो इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन रवि, मैं यहां पे चर्चा करूंगा पूर्वांचल की जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। कई सरप्राइजिंग नाम यहां पर सामने आए, खासकर अयोध्या को लेकर अटकलें लग रही थी कि शायद सीएम योगी आदित्यनाथ 2 सीट पे तो नहीं लड़ेंगे, ये तो खारिज हो गया। फिलहाल वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है, लेकिन 9 महिलाओं को टिकट दिया है इन 91 उम्मीदवारों में। रवि, ये प्रियंका गांधी को एक जवाब देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, महिलाओं की जहां तक बात है कि लोकसभा चुनाव में भी जब पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी महिलाओं को तवज्जो दी गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक तरफ अगर हम रालोद की बात करें, जयंत चौधरी की पार्टी की, या फिर सपा की अखिलेश यादव, दूसरी तरफ कांग्रेस क्योंकि लगातार वहां पर चेहरा बनी हुई है प्रियंका गांधी। आपने भी जिक्र किया, महिला हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लगातार उनका एक नारा भी है और इस नारे के साथ में वो बढ़ रही हैं, तो एक जवाब के तौर पर भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात, महिलाओं को टिकट देने को लेकर लगातार पार्टियों से ये बाद में पूछा भी जाता है कि आपने कितनी महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरीके से ये भी है कि 403 सीटें हैं, तो कम से कम महिलाओं को भी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी हो। और यही वजह है कि चाहे अयोध्या की बात है, देवरिया की भी बात आपने शलभ मणि त्रिपाठी को देने की बात की है, उससे पहले 5 साल तक लगातार वो टीवी स्क्रीन पर भी नजर आए, एज बीजेपी को डिफेंड करते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आए। पिछली बार भी यही उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया और देवरिया से उनको टिकट दिया है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शुरुआती दौर में शुरुआत में ये आ रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या गोरखपुर से, लेकिन वो पहले ही क्लियर हो चुका था, क्योंकि अयोध्या से लिए इसलिए अटकलें लग रही थी क्योंकि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उम्मीद था कि महिलाओं को इस बार टिकट जरूर दिया जाएगा, उनको तवज्जो दी जाएगी, और उसी के संदर्भ में इस पूरी लिस्ट को देखा जा सकता है। और क्योंकि रवि, हम देख रहे हैं जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे आप जा रहे हैं। इस बार लोगों के बीच कौन कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर चल रही है कि बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा है, हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा इशू है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ा इशू है। फर्क साफ नजर आ रहा है। एक्सप्रेसवे प्रदेश यूपी को हमने बना दिया है। तो लोगों के बीच कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोटिंग हो सकती है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, किसान आंदोलन भी बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि तमाम ऐसे यहाँ पर दंगे भी हुए थे। 2013 में भी मुजफ्फरनगर, कैराना और ऐसे भी मेरठ में भी कई बार इस तरीके की मामले सामने आते रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधरी। एक बार थोड़ा सा लोगों से ही बात करते हैं, यहाँ पर मुद्दा क्या मानते हैं आप? यहाँ पर मुद्दा कानून व्यवस्था का है, जो योगी जी के आने से सुधार हुआ है।
यहाँ पे पहले जो व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती थी, गुंडा राज फैला हुआ था। अखिलेश सरकार में, बसपा सरकार में यहाँ गुंडा राज फैला हुआ था। इस चुनाव में आप कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं? कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा है और मुद्दा है यहाँ सुरक्षा का। जो सुरक्षा है आज के समय में, लड़कियां बहन बेटी आराम से सुरक्षित है, अपने घर में जा सकती हैं, कहीं आ सकती विपक्ष हैं। के तमाम नेता, चाहे जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार एक तो किसान आंदोलन भी हुआ था दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, और पश्चिमी यूपी बिल्कुल सटा हुआ है, उसका कुछ असर होने वाला है? किसान आंदोलन का कोई असर नहीं होगा। किसान आंदोलन में जाट समाज हमारे साथ है, पूरे भाजपा के साथ है। जाट समाज खुद मानता है कि राकेश टिकैत गलत है, वो हमारे साथ है, भाजपा के साथ है। आप भी क्या मुद्दे क्या मानते हैं यहाँ? जो ये भाई साहब कह रहे हैं वो सत्य है। और जो है बीजेपी ही बनेगी। क्यों? सब कुछ सुधार है। क्या नहीं है, जो है कानून व्यवस्था, गुंडा राज वो सभी खत्म है और अमन चैन की जीवन जी रहे हैं सब। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी लगातार इसी बात को लेकर जिक्र भी कर रही है, इस मुद्दे को उठा भी रही है कि पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की बात की जाए या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए। क्योंकि सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए टारगेट और सबसे पहले लक्ष्य यही का है कि कम से कम साधने की 10 तारीख को जब वोटिंग होगी तो जनता के मन में इस बात को लेकर हो, जब वोटर्स मतदान बूथ पर जाए तो कम से कम उसके दिमाग में हो कि 5 साल पहले की स्थिति क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या थी और 5 साल के बाद अब क्या हो रही है। तो यही कोशिश है और तमाम जो सपोर्टर्स हैं या फिर वोटर्स हैं उसी बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल में बहुत कुछ सुधार हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्योंकि रवि, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इस बार जो कृषि कानून थे वो बड़ा मुद्दा बनेगा चुनावों में, तो किसानों का क्या रवैया नजर आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? हालांकि कृषि कानून सरकार की तरफ से वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अभी क्या मौजूदा राय है, क्या रिएक्शन है किसानों के चुनावों को लेकर? देखिए, किसानों की जहां तक बात करें तो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उसमें किसान थे। इसके अलावा पंजाब के और हरियाणा के कुछ किसान मौजूद थे, पिछले 1 साल से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे बैठे थे। लेकिन कोशिश सरकार की तरफ से ये की गई कि वो किसानों के हित में कानून लाया गया था, लेकिन किसान लगातार विरोध कर रहे थे और उन्हीं के हित में ये कानून वापस हुआ है। तो कहीं न कहीं दिमाग में और उनके जहन में इस बात को लेकर जरूर होगा बैठा है कि सरकार ने हमारी मांगों को माना है और कम से कम जो चीज किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस पर सरकार ने अपने फैसलों को वापस लिया है। तो कुछ किसान भले ही अभी विरोध में हो और लेकिन बहुत सारे ऐसी बड़ी तादाद है जो ये उनका कहना है कि कम से कम सरकार ने उनकी भावनाओं का कद्र किया है। भले ही देरी ही लगी, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री ने आके खुद इस बात को लेकर माना है कि जब आप नहीं चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून जारी रखना चाहिए, लागू रहना चाहिए, तो कम से कम उसको वापस लिया। तो ये दिमाग में जरूर है तमाम किसानों के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी बीजेपी ने अपनी 6ठी लिस्ट यहां पर जारी कर दिया है। 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। सरप्राइजिंग जो बात इसमें सामने आ रही है कि 9 महिला उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी यहां पर की गई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो जितने भी टिकट देंगी उसमें 40% टिकट जो है वो महिलाओं को मिलेंगे। तो यहां पर बीजेपी इस लिस्ट में महिलाओं को भी नेतृत्व प्रदान करती हुई, प्रतिनिधित्व देती हुई नजर आ रही है। 91 उम्मीदवारों में 9 महिलाओं को भी मौका दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे विश्वविख्यात मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर विद्युत जम्वाल से। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? रेडी। नीलकंठो दारा। When a person believes in doing action, words aren't important. He believes in action. He believes in action. They speak louder than words. True.
जब ये घुमाते हैं, so the idea of you being cut yourself is more than anything else. आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं। सुना आप लोगों ने कितना काम कर सकते हैं हम लोग? जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से, वैसे मैं भी इस प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है। This is a child genius. I'm so proud to meet you, girl. Thank you so proud to meet you. This is worship. जहाँ पे हम रह रहे हैं. This is like we are worshipping the divine through nature. And माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा.